गुड मॉर्निंग क्लास। कल के सवाल जवाब से आप लोग की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी क्लास में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। पार्ट 4 तक पहुंचे थे क्या? पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा पार्ट 4A। 4A में क्या चीज़ दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या चीज़ हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फंडामेंटल राइट्स तो समझ में आ गया कि समाज में जो व्यक्ति हैं, भारतीय समाज में जो नागरिक हैं, इनको एक गरिमामय जीवन के लिए और एक कह सकते हैं कि अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जो अधिकार मिले हैं वो ज़रूरी थे। पर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती होगी? क्या संविधान की शुरुआत से इनको रखा गया था? नहीं, बाद में इनको ऐड किया गया है। ठीक है, कुछ सोच समझ के इसको ऐड किया गया होगा। सर, फंडामेंटल राइट राज्य का व्यक्ति के प्रति कुछ अधिकार देता है। हाँ, व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हो। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। हाँ, जैसे कि हमारा एक फैमिली की बात कर लो। आप घर में हैं, ठीक है, घर में आपको हो सकता है घर वालों से, मम्मी पापा से एक पॉकेट मनी मिलना आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है। लेकिन घर में आटा पिसवाना, सब्जी लेके आना या फिर मोटर चालू उसको बंद करना, फ्रिज में पानी की बोतल भरना, ये सारे आपके छोटे छोटे कर्तव्य हैं जो कि आपको उस फैमिली का मेंबर होने के नाते पूरा करना चाहिए। ये जो है आपके फैमिली के प्रति और पेरेंट्स के आपके प्रति अफेक्शन को, प्यार को, कंपैशन को शो करते हैं। ठीक है, ताकि आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें और आपको घर के प्रति जिम्मेदारी धीरे धीरे करके डेवलप हो कि आगे चल करके आपको इस फैमिली की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। आपके पिता वर्तमान में जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद आपको वही सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़े। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके धीरे धीरे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, ताकि आपको यह समझ में आए कि भविष्य में जाकर के आपको एक बेहतर नागरिक के रूप में सामने आना है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य भारत के संविधान में शुरुआत से नहीं थे। संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि हो सकता है भविष्य में अगर संसद को जरूरत पड़ती है तो ऐसी कुछ फैसिलिटी, ऐसा कोई सिस्टम ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, क्या ये मूल कर्तव्य लागू करने के लिए कोई व्यक्ति या सरकार आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब ये आप चाहें तो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना फैमिली में, उनको आटा पिसवाने या फ्रिज में बॉटल भरने का काम दिया गया है पर वो नहीं करेंगे, क्या उनको फैमिली से बाहर निकाल देते हैं? नहीं निकालते हैं। ठीक है, भले उनको थोड़ी सी डांट फटकार मिलेगी पर उनको फैमिली से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे मूल कर्तव्य अगर आपके ऊपर लागू हैं, आप इनको मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक भारतीय सभ्य समाज के बेहतर नागरिक के रूप में आपको देखा जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको याद रखिएगा। जैसे कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। वैसे तो हम संविधान संशोधन की पूरी चर्चा करेंगे, पर इस खास करके 42वें संशोधन के बारे में याद रखिएगा। इसमें इस एक वर्ष में या इस एक संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसीलिए इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। कौन से संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या चीज जोड़ा गया था? पार्ट 4A। पार्ट 4A कौन सी समिति इसके लिए सिफारिश की थी? एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पार्ट 4A के रूप में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें वैसे तो हमने बात किया था कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक में क्या चीजें दी गई हैं? डीपीएसपी। और जब हम संविधान का आर्टिकल नंबर 52 पढ़ते हैं तो यहां पे क्या दिया गया है? यहां पे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है।
तो इन्हीं के बीच में इनको फिट करने का प्रोविजन किया गया और देखा गया कि आर्टिकल नंबर 51A के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। जब संविधान की शुरुआत में जब इसको लागू किया गया था उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में एक और जरूरत पड़ी, जैसा कि हमने बात किया था एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में संविधान में 3 जगहों पर चर्चा किया गया है। ठीक है, कौन कौन से जगह थे, एक तो आपका फंडामेंटल राइट, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज और एक था आपका डीपीएसपी। इन 3 जगहों पे शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में, मूल कर्तव्य के रूप में और राज्य के कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा संशोधन किया गया था इसके लिए, 86वां संशोधन सन 2002। 10 तो पहले से थे, एक और ऐड किया गया 11वें मूल कर्तव्य के रूप में। 11वां मूल कर्तव्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की जो शिक्षा है, इसके लिए उनके जो गार्जियन है, न केवल माता पिता, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई बच्चा हो सकता है, माता पिता नहीं है पर अडॉप्टेड है, किसी ने उसको गोद लिया है, ऐसी कंडीशन में जो भी गार्जियन है उनकी जिम्मेदारी होगी, उनका ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या सभी व्यक्तियों के लिए है, ये जो है केवल भारतीय नागरिकों पे लागू है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने फिरने आता है, उनको ये चीजें मूल कर्तव्य के रूप में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यह जो है वो गैर न्यायोचित है, मतलब सरकार इसको लेकर के आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं कर सकती कि हो सकता है भाई आपने किसी मूल कर्तव्य का वायलेशन किया हो। जैसे कि कोई गरीब फैमिली है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है, तो सरकार उनके खिलाफ केस कर सकती है क्या कि ये इन बच्चों को इनके माता पिता के द्वारा शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मूल कर्तव्य है वो गैर न्यायोचित है, इसको लेकर के किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। वैसे ही डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी न्यायोचित है या गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल है, गैर न्यायोचित है, उसको लेकर के भी आप सरकार के खिलाफ में केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मूल कर्तव्य है इसको देखते चलिएगा। मूल कर्तव्य के अंदर जैसे कि हमने डीपीएसपी में बात किया था, डीपीएसपी में हर एक चीजें एक आर्टिकल के रूप में दी गई हैं। डीपीएसपी में हमने बात किया आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के हर एक जो पॉइंट है वो एक आर्टिकल के फॉर्म में है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आर्टिकल 51A लिख करके और इसके अंदर सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर टोटल 11 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला है संविधान का पालन करेंगे और इनके आदर्शों को, खास करके राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उन स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी बड़े नेताओं ने भाग लिया था, उनके आदर्शों को हम अपने मन में बना करके रखेंगे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है अगर कभी जरूरत पड़ती है देश की रक्षा के लिए तो बुलाए जाने पर हम देश की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। नेक्स्ट बताया गया है कि लोगों में भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है देश की गौरवशाली जो संस्कृति है, परंपरा है, इसका महत्व समझेंगे और इसको प्रिजर्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक पॉइंट्स, साइंटिफिक व्यू डेवलप करेंगे और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। उसके बाद में यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, खुद को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। खुद को डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो पूरा समाज अपने आप डेवलप होने लगेगा। उसके बाद में जो 11वां पॉइंट ऐड किया गया था, ये क्या था, माता पिता या संरक्षक, गार्जियन के द्वारा, अगर किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है तो वो उसके गार्जियन कहलाएंगे। गार्जियन के द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना उनका मूल कर्तव्य है। ठीक है, इस प्रकार ये 11 मूल कर्तव्य थे और इसमें से खास करके आपका फर्स्ट, सेकंड छोड़ दीजिएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th, मतलब इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स को अगर आप छोड़ दो, जैसे कि 10 के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा है, पहला दूसरे के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, इसके अलावा सभी के बारे में एक एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो इसको याद करना अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये 11 पॉइंट हमको कम से कम याद रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। पहले कितने हुआ करते थे? मूल कर्तव्यों का चैप्टर कब जोड़ा गया था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कौन से आर्टिकल के अंदर इसको ऐड किया गया था? 51A के अंदर में। कौन से पार्ट के अंदर ऐड किया गया था? पार्ट 4A। कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। संविधान की शुरुआत में तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित। कितने वर्ष के बच्चे इसमें शामिल है? 6 से 14 वर्ष। किनकी जिम्मेदारी है शिक्षा दिलाना? अभिभावक कह लीजिए सीधा, ताकि उसमें माता पिता या किसी गोद लिया हुआ जो व्यक्ति है वो सभी शामिल हो जाते हैं। तो इसमें अभिभावक की जिम्मेदारी है बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना। अच्छा, इतने पॉइंट्स तो आपको याद हैं। अब ये बताते चलिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के अंदर सबसे पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कुछ चीजें हैं जिनकी आपको आदर करना है, जैसे कि संविधान हो गया, राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रीय ध्वज हो गया। इनका हमें सम्मान करना है। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातों को अपने हृदय में बसाए रखना है। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है। एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है, इनको अक्षुण्य बनाए रखना है। चौथा, आवाहन किए जाने पर देश की रक्षा के लिए आगे आना है। पांचवा, भ्रातृत्व की भावना का विकास, भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है और समाज में समानता लाने का प्रयास करना है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की रक्षा या इनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी यहीं पर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, छठवां, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का विकास, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और इसका संवर्धन सुनिश्चित करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। 10 में खुद का विकास से मतलब स्वयं के विकास में मदद करना, हाँ, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से भी। व्यक्तिगत रूप से करेंगे, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और लास्ट कौन सा है? शिक्षा के बारे में। ठीक, अब ये आपको इंडिविजुअली इस तरीके से याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर याद नहीं है तो इसके लिए भी एक प्रयास कर सकते हैं आप।
ABCD याद है सभी को? ग्यारह तक ABCD लिख लीजिएगा। ABCDEFGHI और K। A से लेकर के K तक आपको याद है, तो आप इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला A से यहाँ पे याद रखेंगे एक शब्द एबाइड। एबाइड का मतलब है पालन करना। अगर एबाइड याद नहीं रहता है तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम याद रखेंगे। नेशनल एंथम के साथ किन किन चीजों को और शामिल करेंगे हम? एक तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आदर करना है, और दूसरा एक का नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो अबाइड मतलब है पालन करना या इनका सम्मान करना। किन किन चीजों का? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, सम्मान करना। बी से सेकंड क्या था आपका? राष्ट्रीय आंदोलन और इससे जुड़े आदर्शों को हृदय में बसाए रखना। राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन शामिल थे आपके? खास करके बापू हो गए, भगत सिंह हो गए। ये इन दोनों का नाम तो आप कभी नहीं भूलते। महात्मा गांधी, जिनको बापू के नाम से जानते थे, और भगत सिंह हो गए। इनके जो भी आदर्श हैं देश की सुरक्षा के लिए या संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, देश में एकता को बनाए रखने के लिए, उन आदर्शों का पालन करना, उन आदर्शों को हृदय में बसा करके रखना है। यह है आपका बी से। नेक्स्ट है सी, थर्ड क्या था आपका? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं सी को। इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस करेंगे तो SIC, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी। इसके अलावा एक और शब्द है आपका यूनिटी। एक शब्द अगर आपको आ जाता है, याद आ जाता है, तो दिमाग बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो हमें खास करके इन चीजों को याद रखना है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी, इन सभी का प्रोविजन कहां पर है? आपके 3rd नंबर के फंडामेंटल ड्यूटी में। नेक्स्ट है डी। डी से डिफेंस, संविधान की रक्षा, देश की रक्षा के लिए जब भी आपको बुलाया जाएगा उपस्थित हो जाना है। नेक्स्ट कौन सा है आपका? भ्रातृत्व की भावना और समानता का विकास करना समाज में। इक्वेलिटी, ब्रदरहुड और फीमेल्स के लिए सम्मान की भावना रखना। यह आपका आपके 5th नंबर के फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। नेक्स्ट कौन सा है? सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। सांस्कृतिक धरोहर कौन से हैं हमारे? किले, बहुत सारे किले हैं देश में, ये आपके क्या है? सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्यावरण। पर्यावरण की जब भी बात आती है तो ग्रीनरी, हरे भरे वातावरण की बात आती है। ग्रीन या ग्रीन इन्वायरमेंट। ग्रीन इन्वायरमेंट पर्यावरण की सुरक्षा और इसकी समृद्धि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक था आपका ह्यूमैनिटी। इसमें 2 चीजों की बात की गई है, एक है मानवता और एक है साइंटिफिक टेम्परामेंट। मानवता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटी। साथ ही आप साइंटिफिक टेम्परामेंट याद रखेंगे। यहां पे ह्यूमैनिटी एक वर्ड हो गया जो कि आपके इस H से याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी। और साथ ही एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं देश के, होमी जहांगीर भाभा। ये क्या है? साइंटिस्ट हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना किसमें आ गया आपका? H से। नेक्स्ट है I से। एक कहावत बड़ा फेमस है लोगों के बीच में, आई फॉर एन आई मेक्स द होल पीपल ब्लाइंड। मतलब
आंख के बदले अगर आंख मांगेंगे तो पूरी सभ्यता अंधी हो जाएगी। आई फॉर आई, मतलब यहां पे हिंसा ना करने की बात हो रही है। ठीक है, हिंसा किस चीज के लिए? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए। नेक्स्ट, जे से जीनियस। जीनियस व्यक्ति क्या करेंगे? समाज को आगे लेकर के जाएंगे। लास्ट है आपका शिक्षा, नॉलेज। जीनियस व्यक्ति समाज को उत्कर्ष की ओर लेकर के जाएंगे और पूरा समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको जैसे ही आप 2-3 बार बस रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ए से हमने बात किया था क्या? एंथम के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रगान ये तो एक चीज हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीज हो सकती है जिसको संविधान में हमें आदर देना है? तो एक तो संविधान अपने आप में पूरा है जिसको आदर दिया जाना है, और आपका नेशनल फ्लैग। बी से हमने बात किया था किसका? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोग, जिसमें कि खास करके आपके बापू, इसके अलावा भगत सिंह। इनके आदर्शों को अपने हृदय में बसा करके रखना है। नेक्स्ट है सी से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी, इसकी रक्षा करना है। डी से डिफेंस के लिए आगे आना है। देश में अगर आह्वान किए जाने पर आपको देश की रक्षा के लिए आगे आना है। नेक्स्ट है ई से और इक्वेलिटी, इक्वेलिटी एंड ब्रदरहुड की बारे में चर्चा की गई है। इक्वेलिटी, ब्रदरहुड और फीमेल्स के सुरक्षा, इनको सम्मान दिए जाने की बात की गई है। एफ से फोर्ट, देश में बहुत सारे फोर्ट हैं, किले हैं, ये हमारे क्या हैं? सांस्कृतिक धरोहर हैं, इनकी सुरक्षा करनी है। जी से ग्रीन, हमारा जो ग्रीन एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। एच से सबसे पहले आपका ह्यूमैनिटी और होमी जहांगीर भाभा, तो मतलब आपको समाज में मानवता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। आई से आई फॉर आई, आंख के बदले आंख मांगेंगे तो समाज पूरा अंधा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करेंगे तो समाज में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना किसमें है? आई में। जे से जीनियस, कोई व्यक्ति बहुत जीनियस है तो क्या होगा? समाज अपने उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा ही, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। और लास्ट में के से नॉलेज, नॉलेज मतलब बच्चों की एजुकेशन की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको एजुकेट करना उनके अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये हो गए आपके मूल कर्तव्य। किसमें दिए गए हैं? कौन से आर्टिकल में है? 51A के अंदर में। ठीक है, इसमें से ज्यादातर खास करके 1 और 2 को छोड़ देंगे तो बाकी के सारे आपके पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। चलिए आप अब ट्राई करेंगे। कुछ प्रश्न है। मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक प्रावधान देने के लिए किस देश के संविधान से स्टडी किया था? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस या दक्षिण अफ्रीका? रूस, चाहे तो उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? 51A में। आर्टिकल 51A में किस चीज का प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार या डीपीएसपी? मौलिक कर्तव्य का। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इनमें से 7वां मूल कर्तव्य कौन सा है? आप तो ऐसे ही बता दोगे, ABCDEFG। कौन सा है? पर्यावरण की रक्षा करना। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपको बाकी के सभी याद हैं तो आप बतानी से बता देंगे। आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान का पालन करना? आम चुनाव में मतदान करना, ये जिम्मेदारी मतलब आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट है
अच्छा, इनमें से कौन सा इसको क्रमवार जमाने के बारे में पूछा है। भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा है, फिर एक पर्यावरण है और लास्ट में एक सार्वजनिक संपत्ति के बारे में दिया है। इसको क्रम से जमाने के बारे में पूछा है। अच्छा, एग्जाम में तो ऐसा कोई भी क्रम देगा, आप जमा लेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में सार्वजनिक संपत्ति। ठीक, ये था आपका पार्ट 4A। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा अच्छा, अब इसके बाद हम, जरूरी नहीं है कि पार्ट वाइज या फिर बिल्कुल क्रम वाइज आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक्स कवर करने पे ध्यान देंगे। जैसे कि अब आपका एक मेजर टॉपिक है संसद के बारे में, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिएगा, भाग नहीं, संसद हेडिंग डालिएगा। भाग के हिसाब से चलने के लिए थोड़ा सा हमने पार्ट 4A तक कंटिन्यूटी मेंटेन किया था, पार्ट 1, 2, 3, 4A इस तरीके से। अब आप सीधे हेडिंग डालते चलेंगे। संसद, सबसे पहला आपका हेडिंग है संसद। ठीक है, अब हमको जब भी आप सेकंड थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे उस टाइम चाहे तो आप, जो मैंने आपसे एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसको आप एक बार स्क्रॉल करते हुए आर्टिकल्स को 1 से लेकर के आर्टिकल 395 तक एक बार गो थ्रू कर सकते हैं वहां पे कंटिन्यू। पर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आप यहां से ये मत खोजिएगा कि पार्ट 1 पहले, पार्ट 5 बाद में पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 पहले पढ़ लिए। इस तरीके से हम मतलब टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, पार्ट हम आगे चल करके उसको मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब बात कर रहे हैं संसद के बारे में। संसद या पार्लियामेंट, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि संसदीय व्यवस्था भारत ने किस देश के संविधान से लिया है, किस देश से हमने अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन के, यूके के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था लिया है। संसद क्या होता है? कानून निर्माण करने वाली एक संस्था है, ठीक है। अब कानून निर्माण करने वाली संस्था है तो इसमें कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे। जैसे कि सबसे पहला जो इसमें हिस्सा है कि क्या, कौन सा है आपका? प्रेसिडेंट। इसके अलावा इसमें कुछ लोगों का एक समूह है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लोकसभा के नाम से। और दूसरे कुछ लोगों का एक समूह है उसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में पुराने समय से ही ऐसी एक व्यवस्था चली जा रही थी जिसमें कि राजा का शासन होता है वहां पे, मतलब वहां पे किंग या क्वीन होंगे, वो इस संसद के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा वहां पे 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, आम लोगों की सभा, और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विशेष लोगों की सभा। यही जो चीज है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था एक हेड का और 2 हाउसेस का, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया और यही जो व्यवस्था है भारत में एक संसद के रूप में हम इसको लागू किए। ये जो प्रेसिडेंट है वो इस किंग या क्वीन के इक्विवेलेंट होता है, इसके बराबर होता है। पर यहां पे मैंने एक चीज बताया था आपको लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में, सॉरी राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में। ये जो किंग या क्वीन है ये हर बार नए चुन करके आते हैं हर 5 साल में, या फिर जन्मजात उनके फैमिली से चुने जाते हैं? उनके फैमिली से चुने जाते हैं। जो अगले प्रिंस या प्रिंसेस होंगे उनको हम बाद में किंग या क्वीन बना देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करें, भारत में जो राष्ट्रपति हैं इनका चुनाव होता है या इनके वंशजों को आगे राष्ट्रपति बना देते हैं? हर 5 साल बाद इनका चुनाव हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जहां पे आम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं। जैसे कि हमारे देश के केस में देखें तो हम क्या भेजते हैं चुन करके? सांसद। वैसे ही ये भी अपने सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स से भेजते होंगे। वैसा ही हम लोकसभा में आम चुनाव के द्वारा सांसद चुन करके भेजते हैं। आम चुनाव कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है ये उस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने के लिए जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने जाएगा, ठीक है। जबकि यहीं पे अगर हम बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की,
यहाँ पे जो व्यक्ति चुन करके आते थे वहां पे आम पब्लिक, हाँ आपके हमारे जैसे व्यक्ति यहाँ पे चुनाव में भाग नहीं लेते थे। वैसा ही संरचना जो भारत में है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, यहाँ पे आम पब्लिक चुनाव में भाग लेते हैं क्या? इसमें आम मतदाता जो है वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेंगे? आपके देश के जो विधायक हैं ये अपने क्षेत्र से कुछ लोगों को चुन करके भेजेंगे और ये विधायक यहाँ पे वोटर का काम करते हैं, ठीक है। ये विधायक जो हैं ये वोटर का काम करेंगे और राज्यसभा के लिए लोगों को चुन करके भेजेंगे। इस तरीके से भारत में ये जो 3 पार्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसी को ही हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अच्छा, इसको हम विधायिका के ही नाम से भी जानते हैं। इस संसद को ही हम विधायिका के नाम से जानते हैं, ठीक। अब याद रखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र का जो स्तंभ है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ कहे जाते हैं। 3 स्तंभ, इन 3 स्तंभ में कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो है आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये एक सिंबॉलिक नाम है। ये 3 नाम याद रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। विधायिका का मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्था, कार्यपालिका का मतलब है उन कानूनों के हिसाब से काम करने वाली संस्था या फिर जो भी पॉलिसी या स्कीम्स चल रहे हैं उनको लागू करने वाली संस्था, और न्यायपालिका समाज में न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली संस्था कौन सी है? न्यायपालिका। ये जो पूरी संसद है इसी को ही एक्चुअली में हम विधायिका कहते हैं, ठीक है। इस संसद को ही हम किस नाम से जानते हैं? विधायिका के नाम से जानते हैं। अगर भारत में बात करें तो विधायिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है। इसका वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? विधायिका में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? कानून निर्माण करने के लिए हमने एक प्रोसेस देखा था कि भारत में कानून का निर्माण या किसी भी विधि का निर्माण किस तरीके से होता है। कोई एक ड्राफ्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। कोई कानून, जैसे कि एजुकेशन से संबंधित एक कानून आया, कृषि लॉ, फार्म बिल्स से रिलेटेड एक कानून आया, ठीक है। तो सपोज कोई कानून बनाया जाना है, उसकी शुरुआत हो गई है, जो ड्राफ्ट करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है इसको कहा जाता है बिल। ये जो बिल है हो सकता है पहले लोकसभा में भेजा गया हो, उसके बाद में राज्यसभा में भेजा गया हो, या एक संभावना यह भी है कि पहले वो बिल राज्यसभा में आया हो फिर लोकसभा में गया हो। अल्टीमेटली दोनों ही जगहों से ये बिल पास होना जरूरी है। यहां से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। बिल सबसे पहले लोकसभा में भी जा सकता है फिर राज्यसभा में भी जा सकता है। अल्टीमेटली दोनों जगहों से इसको पास होना जरूरी है। दोनों जगहों से जब इसको पास कर दिया जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अब इसमें साइन कर देंगे, तब ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अब इसको हम कानून मान सकते हैं। मतलब ये जो कानून या विधि बनाने वाली जो संस्था है, इसी पूरे समूह को हम क्या कह रहे हैं? विधायिका कह रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? कौन कौन शामिल है? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। तीनों के सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा ही कोई भी निर्माण या कोई भी कानून जो है वो अपने शेप को ले सकता है, अपने आप में कंप्लीट विधि या कानून बन सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक एब्सेंट है, मान लो लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, क्या सिर्फ राज्यसभा से कानून बन सकता है क्या? मान लो राज्यसभा भी है, प्रेसिडेंट भी है, मान लो लोकसभा इस समय काम नहीं कर रही है, तो कानून बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। मान लीजिए लोकसभा बस काम कर रही है, राज्यसभा, वैसे तो राज्यसभा विघटित नहीं होती है, पर मान लीजिए राज्यसभा से इसको पास नहीं किया जा सका, क्या वो राष्ट्रपति के साइन से कानून बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए विधायिका के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यही तीनों चीजें संसद के रूप में भी हम पढ़ते हैं। संसद में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? विधायिका, कार्यपालिका, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब विधायिका में भी वही चीजें शामिल है जो कि संसद में शामिल है। ये ही मिल करके आपके कानून निर्माण का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें सरकार की, यही जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमको 2 लेवल पे दिखाई देता है। एक तो है आपका सेंट्रल लेवल पर और दूसरा है स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर तो हमने देख लिया, इसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल करके संसद
का नाम दे रहे हैं और यही पूरा कानून निर्माण का काम करेगा। स्टेट में भी कुछ ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। एक शब्द हमको पढ़ने को मिलता है विधानसभा, एक शब्द है विधान परिषद। ये जो दोनों शब्द हैं विधानसभा और विधान परिषद, क्या, अच्छा विधानसभा तो हम सभी ने सुना है, राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, विधायक चुन करके भेजते हैं आप। हमने केंद्र स्तर पर बात किया कि केंद्र में ये जो तीन लोगों का या तीन पार्टीज का या तीन इकाइयों का जो समूह है, 3 इकाइयों का समूह, जिसमें कि कौन कौन शामिल है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा ही राज्यों में भी 3 इकाई है, राज्यों में भी 3 इकाई हैं। कौन कौन से? एक तो है आपके गवर्नर, राज्यपाल, इसके अलावा विधानसभा, इसके अलावा है आपके विधानसभा और आपके विधान परिषद। अब ये जो विधान परिषद है, इसके बारे में एक चीज याद रखेंगे कि ये हर एक राज्य में हो, ये जरूरी नहीं है। हर एक राज्य में होना इसका कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। विधानसभा हर एक राज्य में जरूरी है। मतलब आप अगर बात करें किसी राज्य की, किसी विशेष राज्य की, तो वहां पे गवर्नर और विधानसभा को मिलाकर के भी आप ये कह सकते हैं कि उस देश की क्या है, संसद है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य का संसद कौन सा है, गवर्नर और विधानसभा को मिलाकर के भी संसद बन सकता है, या फिर गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के भी उस राज्य की संसद बन सकती है। लेकिन हम राज्यों में इसको संसद नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, यहां पर राज्यों में जो कानून निर्माण का काम होता है वो विधानमंडल के द्वारा होता है, और इस विधानमंडल में गवर्नर और विधानसभा हो सकते हैं, या फिर गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों हो सकते हैं। विधान परिषद कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर अगर जिन राज्यों में ये चीज विधान परिषद नहीं है वहां पे क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट है वहां पे, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। पर यहाँ पे जो 3 इकाइयों का एक स्ट्रक्चर था, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वैसा ही एक स्ट्रक्चर राज्यों के स्तर पर हमको देखने को मिलता है। उनमें से पहला है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बारे में हमने एक चीज और डिस्कस किया कि विधानसभा और गवर्नर का होना मैंडेटरी है, बिल्कुल जरूरी है। इनमें से कोई भी एक इकाई अगर काम नहीं कर रहा है तो कानून निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाएगा। या एक कंडीशन हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ राज्यों में विधान परिषद जैसी एक संरचना हो, अगर ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून निर्माण का काम तब भी सुचारू रूप से चल सकता है। कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सरकार 2 लेवल पे काम कर रही है, एक तो केंद्र के स्तर पे और एक है राज्य के स्तर पे। केंद्र के स्तर पर संसद, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। राज्य के स्तर पे विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल हैं। अब यहां पर जो मेंबर्स चुन करके आते हैं, जो सदस्य चुन करके आते हैं, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं हम, सांसद कहते हैं, इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको हम एमपी के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में जो मेंबर्स चुन करके आ रहे हैं इनको भी सांसद कहा जाता है, या एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा में जो सदस्य चुन करके आते हैं इनको हम विधायक कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद, राज्यों में एक इकाई कौन सी है, विधान परिषद। विधान परिषद में जो सदस्य चुन करके आएंगे इनको क्या कहते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, एमपी, विधान, आपके लोकसभा के सदस्य को भी एमपी कहेंगे, राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी कहेंगे। आगे हम ये शब्द यूज करने वाले हैं ना, हर जगह हम एमपी या एमएलए जब कहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विधानसभा में जो सदस्य चुन करके आते हैं इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक कहते हैं। और कुछ राज्यों में जहां पे विधान परिषद नाम की एक संरचना है, उस जगह पे कोई सदस्य चुन करके आता है, उसको हम क्या कहते हैं, एमएलसी, विधान परिषद के सदस्य या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हो गया, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों में 3 इकाई कौन कौन सी हो गई, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
विधान परिषद हर एक राज्य में हो जरूरी है क्या? नहीं है। विधानसभा होना जरूरी है क्या? जरूरी है। हर एक राज्य में विधानसभा होगा। विधानसभा राज्यों में भी है, केवल राज्यों में होगा या यूटी में भी हो सकता है? कुछ यूटी ऐसे हैं जहां पे विधानसभा है। दिल्ली याद है, केजरीवाल जी परेशान रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये यूनियन टेरिटरी है। यूटी किसके प्रशासन के अंदर आता है? केंद्र के अंदर। पर कहीं पे अगर विधानसभा चुन करके आया है तो विधानसभा किसके अंदर आता है? वहां की जो लोकल, उस राज्य की जो सरकार है उसके अंदर आना चाहिए। तो कायदे से जब भी जहां जहां पे भी ऐसी समस्या है जहां पे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी सबसे पहला कंट्रोल किसका होता है? यूनियन का या केंद्र सरकार का। कुछ ऐसे यूटी है जहां पे विधानसभा है। अब यहां पे समस्या क्या आती है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता ही है और यहां पे जो विधानसभा में जो सरकार चुन करके आई है इसका भी हस्तक्षेप रहेगा। मान लो अगर दोनों ही कंडीशन में बीजेपी की सरकार चुन करके आ गई या वही सरकार चुन करके आई है जो केंद्र में है। सपोज केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और विधानसभा जैसे कि दिल्ली विधानसभा में भी अगर बीजेपी की सरकार होती, क्या कोई समस्या होती? नहीं होती। पर समस्या यहां पे तब उत्पन्न होती है जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो और राज्यों में या किसी भी विधानसभा में दूसरी पार्टी की सरकार हो। यहां पे फिलहाल कौन सी है? आम आदमी पार्टी। ये दोनों ही की, इन दोनों की ही नीतियां अलग होंगी। दोनों ही नेक्स्ट चुनाव फिर से जीतना चाहेंगे और उसके लिए अपने अपने तरीके से प्रयास करेंगे, अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है और समस्या उत्पन्न होती है, जो कि हम हमेशा न्यूज में देखते हैं, ठीक है, कि विधानसभा वाले सदस्यों को काम करने नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। अब कितना उसमें सच्चाई होता है या कितनी पॉलिटिक्स होती है वो तो हम बाद में समझेंगे। अभी उसमें जो बिल पेश हुआ है उससे संबंधित संसद का ऑर्डिनेंस लाई थी। हाँ, तो शायद वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उसके ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित। हाँ, जैसे ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जैसे मान लो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए या फिर यूपीएससी के जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं किसी राज्य में, उनका एक्चुअली में जो उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का, ठीक है। केंद्र सरकार उनको चाहे तो अलग अलग जगहों में भेज सकती है, लेकिन जब वो केंद्र सरकार के द्वारा इनको डेपुटेशन पे यहां वहां ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में उनके अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है वहां पे? राज्य सरकार। आप ये सुनते हैं ना कि सपोज यूपीएससी से कोई व्यक्ति सेलेक्ट हुए हैं, इनको कैडर अलर्ट होता है। कैडर का मतलब होता है कौन सा राज्य में वो काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई आईएएस है, आईपीएस है, इनका जैसे ही सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, इनके बाद उसके बाद इनको अपने कैडर में जाके ही काम करना पड़ता है। जहां पे उनकी पोस्टिंग हुई है वहां पे इनको काम करना पड़ता है। ये जो पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। बहुत रेयर केस में इनको किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है, अदरवाइज इनकी जो पूरी पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। सपोज आप छत्तीसगढ़ से हैं और यहां से आपने यूपीएससी की परीक्षा दी, आप पास कर गए, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो कहां पे हो गई? मान लीजिए तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु कैडर आपको मिला है वो लाइफ टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल सर्विस करने के बाद आप वापस से यहां पे छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। रेयर केसेस होते हैं जहां पे मान लीजिए एक केस है कि आपको अपने होम कैडर में ही काम करना है। आपके पास एक उपाय यह है कि आप यहीं के किसी व्यक्ति से, यहीं के किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से विवाह कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको तमिलनाडु कैडर मिला है और छत्तीसगढ़ कैडर में काम करने वाले कोई आईएएस या आईपीएस हैं, उनसे अगर विवाह कर लिया जाए तो दोनों म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति है जो कि तमिलनाडु में पोस्टेड है, मान लीजिएगा कि यूपी का कोई व्यक्ति है जिनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में आईएएस के तौर पे है। अब ये जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी हैं जो कि तमिलनाडु में पोस्टेड हैं, चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आकर ही काम करें। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? उनको उस व्यक्ति से अगर शादी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ के मेल है, यहाँ पे यूपी की फीमेल है, अगर वो उस व्यक्ति से शादी कर लेते हैं तो इनका ट्रांसफर फिर छत्तीसगढ़ में हो सकता है। सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं कि मेरे जो स्पाउस हैं वो इस फला स्टेट में काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी पोस्टिंग उस स्टेट में चाहता हूं ताकि हम
अपनी जीवन ठीक तरीके से, वैवाहिक जीवन को ठीक तरीके से एंजॉय कर सके वहां पे रह करके, ठीक है। इस कंडीशन में आपके पोस्टिंग से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा सकता है, ठीक है। राज्य चाहे तो उस ऑर्डर को बाईपास कर सकता है, हो सकता है वो आपको कैडर से अपने होम कैडर से रिलीफ ना करें। ऐसे केस में फिर वही डिस्प्यूट आता है, केंद्र में अलग कोई सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, ऐसे केस में समस्या होती है। अदरवाइज मान जाते हैं दोनों, अगर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी की सरकार है, दोनों जगहों पे तो मान जाते हैं कैडर अलॉट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन था कि जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि हम लोग स्टेट में देखते हैं कि हाँ, इस जिले का दूसरे जिले में, तो उसमें पूरा राज्य का ही अधिकार रहता है कि उस मामले में पूरे राज्य का अधिकार है, ऑब्वियस सी चीज है। अभी चुनाव आयोग अपना काम करने लगेगा, कुछ टाइम बाद में देखेंगे, आचार संहिता जैसे लग जाएगा, जितने IAS IPS बैठे हुए हैं उन सभी की पोस्टिंग मतलब चेंज होने लगेगी, उनको अलग अलग चुनाव की वजह से उनकी जो पोस्टिंग है वो अलग जगहों पे की जाने लगेगी। इसमें पूरा अधिकार किसका है? राज्य का अधिकार है, ठीक है। सर दिल्ली में वो जो राज्य का अधिकार था ट्रांसफर और हाँ, कायदे से आपका उसका अधिकार होना चाहिए, किसका? जो केजरीवाल जी की सरकार है उनका अधिकार होना चाहिए, पर क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी भी है। सर लेकिन वो चुनी हुई सरकार है तो लोकतंत्र का एक प्रकार से तो वायलेशन हो रहा है कि जो दोनों चीजें हैं, उसको जिम्मेदारी उसको मतलब बोलना पड़ेगा केजरीवाल। वहां पे जो विधायिका है, या सॉरी आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो विधानसभा है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए कायदे से। जहां अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये उन सभी यूनियन टेरिटरी की प्रॉब्लम हो सकती है जहां पे विधानसभा है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम इतनी हाईलाइट क्यों नहीं होती? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, बाकी जगहों पे न्यूज उतना हमको सुनने को नहीं मिलता है। पहली चीज की कैपिटल है, दूसरी चीज अपोजिट पार्टी की सरकार हो जाती है, ठीक है। तो आपने ऐसा कहा कि कायदे से जो मेंबर्स थे आपके सरकारी सेवा वाले, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, इनकी पोस्टिंग या इनका ट्रांसफर किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए था? कायदे से विधानसभा या केजरीवाल जी की जो सरकार है इनके नियंत्रण में होना चाहिए था। पर कई बार यहां पे आप देखोगे कि यूनियन टेरिटरी है ना, यहां पे केंद्र के कानून ज्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेंट हो जाते हैं। केंद्र सरकार चाहे तो अलग अलग समय पे कुछ लॉ बना करके, यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ लॉ बना करके, वहां पर जो उस यूनियन टेरिटरी के प्रीवियस लॉ थे उनसे आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। यही चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। दिल्ली में जितने IAS IPS काम कर रहे थे या सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सीधा नियंत्रण कायदे से होना चाहिए था वहां की राज्य सरकार का। राज्य सरकार कहने का मतलब है केजरीवाल जी की जो सरकार है, जो विधानसभा में सीधे चुन करके आई है, इनका नियंत्रण होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार जो बैठी है उसने अपना क्या फिट किया हुआ है? एक गवर्नर बैठाया हुआ है वहां पे। भाई केजरीवाल जी सपोज कोई कानून बनाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, हाई पोस्ट होते हैं, जहां पे गवर्नर की भी साइन की जरूरत पड़ती है। पर क्योंकि ये गवर्नर किसके द्वारा बिठाया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिठाया गया है। ये क्या करेंगे? वहां पे साइन करेंगे या मना कर देंगे? मना कर देंगे या फिर लटका करके रखे रहेंगे। ऐसे केस में क्या वो ट्रांसफर कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब केजरीवाल जी नाराज हैं कि मैंने ये काम आपको करने को कहा था, आपने नहीं किया है। गवर्नर नाराज हैं क्योंकि ये कहेंगे कि भाई ये जो काम है वो इस फला फला प्रोविजन के खिलाफ है, आप इस व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या इस व्यक्ति ने स्टे ले लिया है। ऐसा कोई भी बहाना बना करके गवर्नर वहां पे साइन करने से मना कर सकते हैं। अल्टीमेटली काम कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मामला वहीं का वहीं फंसा रहेगा और इसी वजह से जो केजरीवाल जी जो है हमेशा नाराज रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये चीज किसी भी जगह पे लागू हो सकता है। हमने खास करके दिल्ली के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस किया, पर यह चीज कहीं भी आप लागू होता देख सकते हैं। ऐसा कोई भी राज्य जहां पर राज्य सरकार भिन्न है किससे? केंद्र सरकार से। राज्य में जो सरकार है जैसे ही अलग होती है केंद्र सरकार से, वैसे ही वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में आप देख लो, ऐसे कई सारे मामले हमको देखने को मिलेंगे। जब आपने गवर्नर के बारे में काफी कुछ न्यूज सुना होगा, गवर्नर जो है फला बिल पे साइन नहीं कर रहे हैं या फला चीज को लेकर के परेशान कर रहे हैं। ये मामला क्यों उठा है या इसकी नौबत क्यों आ गई है? क्योंकि दोनों ही जगहों पे केंद्र में और राज्य में सरकार अलग अलग है, ठीक है। केंद्र सरकार चाहेगा कि उस फला राज्य में कोई काम अटका पड़ा रहे ताकि अगली बार हम वहां पे चुनाव के लिए अपना एजेंडा तैयार कर सकें।
राज्य सरकार क्या चाहेगी, हम फिर से चुनाव जीत करके आए और ऐसे ऐसे लोक लुभावन काम कर जाएं जो कि केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करने का प्रयास करते रहते हैं, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो संसद की हम बात कर रहे थे। संसद का गठन, अगर हम संसद की चर्चा करें केंद्र स्तर पर, तो संसद का गठन हमने बात किया, कौन कौन सा मिला इसमें, 3 इकाइयां, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल पास करना है तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस क्या हो सकता है, पहले लोकसभा में चला जाए, फिर राज्यसभा में चला जाए, या फिर पहले राज्यसभा में चला जाए, फिर लोकसभा में चला जाए, और लास्ट में किसकी साइन की जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे, उस बिल पे जो डेट लिखा होगा उस डेट से वो कानून लागू माना जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कुछ मिसलेनियस चीजें देखते चलेंगे, जैसे कि कौन कौन व्यक्ति सांसद बनने के लिए योग्य हो सकता है, संसद सदस्य या सांसद बनने के लिए योग्य हो सकता है, इनकी योग्यता बताई गई है आपका आर्टिकल नंबर 84 में। फिलहाल जब आप ये चीजें समझ रहे हैं, बेसिक चीजें समझ रहे हैं, तो आर्टिकल्स पे बहुत ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आर्टिकल्स को आप कहां से एक बार पढ़ सकते हैं, जो आपका मूल संविधान की एक कॉपी मैंने अपलोड की है ना, वहां से आप चाहें तो हर एक पॉइंट को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर के 395 तक का पूरा सीक्वेंस वाइज वहां से देख सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को याद करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जैसे कि जब सांसद की बात आती है तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनको हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को, इनको भी सांसद कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनना चाहता है, लोकसभा का सांसद बनना चाहता है, तो उसको कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन पूरी करनी होंगी। सबसे पहले है नागरिकता संबंधी, नागरिक कहाँ का होना चाहिए, भारत का। पहली कंडीशन यही है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एज को लेकर के, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद बनना चाहता है, उसको कितना मिनिमम आयु कंप्लीट करना चाहिए, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर वही व्यक्ति राज्यसभा में जाना चाहता है, नागरिकता के बारे में तो फिक्स है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पर यहाँ पे एज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। कितने एज का व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा सांसद, 30 वर्ष। ये जो है ये बताया गया आपका मिनिमम एज, मिनिमम एज है यहाँ पे 25 वर्ष, यहाँ पर 30 वर्ष। नेक्स्ट है, इनकी एक और योग्यता बताई गई है, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन जो कमीशन है, इनके सामने इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ शपथ लेने पड़ते हैं, खास करके अपने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को लेकर के। इलेक्शन कमीशन के सामने इनको एक शपथ पत्र जारी करना पड़ता है। इसके बाद में है संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस जो संसद चल रही थी, प्रीवियस जो संसद काम कर रही थी, वहां पे हो सकता है उन्होंने कुछ और योग्यताएं जो है वो बना दी हैं। वो सभी योग्यताएं आगामी जो चुनाव होंगे उन सभी सांसदों को पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे कि 1951 में एक कानून आया था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। इस अधिनियम में कुछ ऐसे कंडीशंस रख दिए गए थे जिसको कि पूरा करना अब किसी भी सांसद की जिम्मेदारी हो जाती है। कोई भी नया व्यक्ति अगर सांसद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उनको इस अधिनियम के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई रिजर्व सीट है, उस रिजर्व सीट से उसी रिजर्वेशन कैटेगरी का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। सपोज एससी के लिए कोई सांसद सीट जो है वो आरक्षित थी, तो इस कैटेगरी के लिए उसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद में निर्वाचन नामावली, ये जो आपके जब आप इलेक्शन कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो वहां पे एक बहुत लंबी सूची लेकर के बैठे होते हैं, ठीक है, जिससे आपके नाम का मिलान करेंगे, वोटर आईडी का मिलान करेंगे। ये जो है निर्वाचन नामावली कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में उनका नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हाँ, जैसे कि एक एरिया में कोई मतलब सांसद का सीट है, तो एससी कैटेगरी का सीट है या कोई सीट पर्टिकुलर, तो वो बार में बदलता है कि वही एससी हमेशा वही से रहेगा। जैसे कि ओबीसी सीट है, जैसे नारायणपुर का सांसद वाला जो सीट है, हाँ, वो हमेशा ओबीसी ही बना रहेगा कि और बदल सकता है। निर्वाचन आयोग अलग अलग समय पे क्या करता है, जैसे हमने बताया था कि क्षेत्रों का पुनः बंटवारा करता है। मान लो पॉपुलेशन के हिसाब से अब उनको लगता है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा हो गई है और हमें नए सिरे से यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र या सांसद क्षेत्र को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में किसी क्षेत्र का स्टेटस बदला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में
फिलहाल कितने विधानसभा सीट हैं, कितने लोकसभा सीट हैं? 11 लोकसभा सीट हैं और 90 विधानसभा सीट हैं। मान लीजिए ये जो हर एक एरिया है अपने आप में एक लोकसभा सीट है, ठीक है। इस लोकसभा सीट को, इसमें से कुछ लोकसभा सीट आपके एससी के लिए आरक्षित होगा, कुछ ऐसे सीट हैं जो एसटी के लिए आरक्षित होगा, कुछ ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। इन 11 सीट में से कुछ ओबीसी के लिए, कुछ एससी के लिए और कुछ एसटी के लिए आरक्षित है। मान लीजिए कि अच्छा, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, एक चीज पहले ध्यान रखेंगे, ये जो पूरी की पूरी संख्या है एससी एसटी ओबीसी के लिए जो वर्तमान में 11 सीट है, या टोटल सीट अगर कहें, टोटल सांसद सीट, टोटल कितने सांसदों के लिए सीट है तो 11 सांसदों के लिए। इन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन या केवल 11 सीट होंगे इसका निर्धारण कभी तो किया गया होगा, ठीक है। इन सीटों का निर्धारण कब की जनगणना के हिसाब से चल रहा है? 1971 में जो जनगणना का डेटा आया था उसी डेटा को बेस बना करके हमने अभी तक इसको 11 सीट रखा हुआ है। ये जो 1971 की जो जनगणना थी, इसके बेस पर हर एक राज्य में या हर एक यूनियन टेरिटरी में सीटों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। कितने लोकसभा सीट होंगे, कितने राज्यसभा सीट होंगे, कितने विधानसभा सीट होंगे, इन सभी का बंटवारा जनगणना के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सोचो किसी राज्य में जनसंख्या बहुत ज्यादा है पर सीटों की संख्या बाकी राज्यों के जैसा है। जैसा कि अमेरिका में एक प्रोविजन है, वहां पे जो राज्यसभा सीटें हैं पॉपुलेशन को ध्यान में रखे बिना हर एक राज्य को 2 सीट दिया जाता है। कितने सीट दिया जाता है? 2 सीट। कहां पे? वहां पे जो राज्यसभा जैसा एक स्ट्रक्चर है वहां पे, ठीक है। यूएसए में भी 3 टाइप का इकाई है, 3 यूनिट वाला संसदीय व्यवस्था है। वहां पे भी एक लोकसभा जैसी संरचना है, वहां पे भी एक राज्यसभा जैसी संरचना है और एक वहां पे है कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान रखेंगे यूएसए में लोकसभा में जो सीट है वो जनसंख्या के हिसाब से है। प्रेसिडेंट के बारे में तो छोड़ सकते हैं, ये तो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यूएसए में लोकसभा जैसी जो स्ट्रक्चर है वहां पे जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा है, लेकिन वहां की जो राज्यसभा है उसमें जो सीट का बंटवारा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर एक राज्य को 2 सीट दे दिया गया है। वहां पे 50 राज्य हैं तो टोटल 100 सीट वहां पे अलोकेट किए गए हैं। लेकिन भारत के संबंध में विशेष रूप से याद रखेंगे, यहां पे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, सभी में लोगों की जनसंख्या पर ध्यान दिया जाता है। और ये जो लोगों की जनसंख्या है वो कब का डेटा यूज कर रहे हैं हम? 1971 में जो डेटा था उसी को लेकर के हम अभी भी इन क्षेत्रों का बंटवारा किए हुए हैं कि इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, मतलब ये एक विधानसभा क्षेत्र हो गया। ऐसे मान लो कि यहाँ पे 11 के आसपास विधानसभा क्षेत्र हो गए। मान लो ये जो है वो एससी के लिए अलॉट था, यहाँ ये वाला जो है वो एसटी के लिए अलॉट था। अब मान लीजिए कि अगला जो चुनाव है, जो अगला आपका जनगणना है कब होगा? 2021 में होना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। सपोज 2021 की जनगणना के हिसाब से ये डेटा हमको यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, पर 2021 जो लेटेस्ट जनगणना है इसको यूज ना करके हमें 2031 का यूज करना पड़ेगा। इसके पीछे भी एक रीजन है। संसद में अलग अलग समय पर जब सीटों का बंटवारा हुआ था वहां पे एक क्लॉज या एक पॉइंट रख दिया गया कि ये जो जनसंख्या से संबंधित या जो सांसदीय या विधानसभा के जो क्षेत्र हैं ये कब तक के लिए ऐसे ही बने रहेंगे? 2026 तक। ये बता दिया गया है कि मान लो छत्तीसगढ़ में अगर 11 लोकसभा सीट हैं तो ये 11 के 11 ही बने रहेंगे। विधानसभा में जो 90 सीट हैं वो 90 के 90 ही बने रहेंगे। किस वर्ष तक? 2026 तक। उसमें एक क्लॉज ये भी ऐड किया गया है कि 2026 के बाद जो भी जनगणना होती है, और जो भी मतलब कौन सा होगा? 2031 वाला पहला जनगणना होगा। 2031 वाला जो जनगणना होगा वहां पर जो भी जनसंख्या निकल करके आएगी देश की, उसके हिसाब से हम वापस से सीटों का बंटवारा करेंगे। भाई इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखता है, मैंने आपसे एक लाइन डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग हमेशा ध्यान रखने का कोशिश करता है कि जब भी कोई संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र बांटा जा रहा है वहां पे हर एक क्षेत्र में जनसंख्या लगभग बराबर हो। जनसंख्या लगभग बराबर होनी चाहिए ताकि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन इक्वल तरीके से हो सके, ठीक है। हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक लोकसभा से क्षेत्र में जनसंख्या लगभग बराबर होनी चाहिए ताकि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, बराबरी का वहां पे नेतृत्व मिल सके।
ये जो डेट फिक्स किया गया है आपका 2026 तक, इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, उसको लेकर के मैं फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहा हूं। फिलहाल एक फैक्ट याद रखेंगे कि ये जो भी सीटों का एलोकेशन किया गया है किस डेट तक फिक्स रहेगा, 2026 तक। इसको कब की जनगणना के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 2031 की जनगणना के हिसाब से जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 2032 आ गया, ठीक है, 2032 आ गया है और इस 2032 वाले वर्ष में अब हमको जरूरत पड़ रही है कि हम वापस से इन सीटों का एलोकेशन चेंज करेंगे। भाई जनसंख्या ऑब्वियस है बढ़ चुकी रहेगी, अब यहां पे 11 की जगह हो सकता है हमें 15 या 20 सीटों की जरूरत पड़े, 20 सीट। अब इसी 11 जो विधानसभा या सांसद क्षेत्र थे, 11 जो संसदीय क्षेत्र थे छत्तीसगढ़ के पूरे एरिया के अंदर, इसी में ही हमको मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। अब इसको हम क्या करेंगे, 20 सीटों में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये कितने हो गए आपके, 4 पंचे 20 सीट यहां पे एलोकेट हो गए। पहले कितने थे, यही 11 सीट थे। अब इसी को हम बांट करके क्या बनाएंगे, 20 सीट बनाएंगे। मतलब 11 से 20 करने के लिए जाहिर है अलग अलग संसदीय क्षेत्रों का कुछ कुछ हिस्सा तोड़ मरोड़ करके हमको 20 करना पड़ेगा। सपोज इसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया, इसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग एरिया को वापस से रीडिफाइन किया जाएगा। और अब वहां पर हम नया चीज, एक फैक्टर ध्यान में रखेंगे। कौन सा फैक्टर, कि अब वहां की जनसंख्या में, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में किस कैटेगरी के लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अभी मान लीजिए इस एरिया में, इस संसदीय क्षेत्र में एससी कैटेगरी की संख्या ज्यादा है, ठीक है। 1971 की जनगणना के हिसाब से इस पर्टिकुलर एरिया में एससी कैटेगरी की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, एससी को एलोकेट कर दिया। मान लो इस एरिया में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ओबीसी सीट कहेंगे। उस जगह पर कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके आ सकता है। मान लीजिए यहां पे ये जो सीट है वो एसटी को अलॉट कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इस जगह पर, इस पूरे एरिया में एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से वहां पे जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वहां पे किस समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसको ध्यान में रख करके एससी एसटी या ओबीसी सीट का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब आप एक लाइन में बताएंगे किसी जगह पर संसदीय सीट या विधानसभा सीट का निर्धारण किस आधार पर होता है, पहली चीज जनसंख्या के आधार पर, दूसरी चीज वर्ग के आधार पर। जिस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है उस वर्ग को यह सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ये देखता है कि अब यहां पे रिस्ट्रक्चर करने के बाद में किसी पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी की जनसंख्या ज्यादा है, उस जगह पर सीट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति को वो सीट अलोकेट हो जाएगी। मतलब यहां पे चुनाव कोई भी जीते, लेकिन अगर वो सीट ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है तो कोई व्यक्ति जो ओबीसी कैटेगरी से है वही व्यक्ति वहां पे सांसद बन करके आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, मान लीजिए कई बार एससी फीमेल या एसटी फीमेल, ओबीसी फीमेल, इस तरीके से भी रिजर्व किया जाता है। ये जो रिजर्वेशन है वहां पे जनसंख्या के आधार पे नहीं है, महिलाओं की इक्वल पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए है, ठीक है। मान लो ये कोई सीट है तो यहां पे एससी फीमेल के लिए अगर ये सीट रिजर्व है, यहां पे सिर्फ एससी महिला ही चुनाव जीत करके आ सकती है। और इसीलिए यहां पे आप देखोगे जब इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास जब नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे तो यहां पे कोई पुरुष फाइल कर सकता है क्या नॉमिनेशन? नहीं, यहां पे सभी महिलाएं ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इसी में से ही कोई चुनाव जीत करके आएगा, इसी में से ही कोई चुनाव जीत करके आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पे एससी फीमेल कोई एक सांसद के रूप में काम कर सकती है। हम बात कर रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना किस तरीके से है या इनमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं। तो सबसे पहला, इनका नागरिकता कहां का होना चाहिए? भारत का, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आयु कहां पे कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, संसद चाहे तो अलग अलग समय पे इनके लिए कुछ दूसरी योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है। जैसे कि कोई जो सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए है उसमें क्या कोई भी पब्लिक चुनाव लड़ सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? नहीं, वहां पे उसी वर्ग से संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे जिनके लिए वो सीट रिजर्व किया गया था, ठीक है। इसके अलावा वहां पर जो चुनाव आयोग के द्वारा एक जो निर्वाचन नामावली है, इसको आप कह सकते हैं
इसको साधारण भाषा में एक और नाम दिया जाता है वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है अगर आप लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। उस क्षेत्र के ही वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। जैसे कि एक और कंडीशन यहां पे देख लो, हमने बात किया कि कोई व्यक्ति यहां पे एससी कैटेगरी से महिला कोटा से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उसका जो निर्वाचन नामावली में नाम है वो यहां पर है, ठीक है। इस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उसका नाम है, क्या वो यहां से चुनाव लड़ पाएगी? नहीं, वो यहीं से चुनाव लड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो वोटिंग लिस्ट में नाम है वो कहां पे है? इसी एरिया में उसका नाम रजिस्टर्ड है, इसीलिए वो यहां पे चुनाव नहीं लड़ सकती है, ठीक है। यही एक कंडीशन बताया गया है कि जिस भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है उसी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। ये जो कंडीशन बताया गया है ये लोकसभा के लिए है या राज्यसभा के लिए? धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके चीजों को सुनते चलेंगे। ये जो कंडीशन बताया गया ये लोकसभा के लिए है या राज्यसभा के लिए? दोनों के लिए नहीं है, दोनों के लिए नहीं है, ये केवल लोकसभा के लिए है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में आप किसी एरिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सांसद अगर चुन करके आया है, तो सपोज इस जगह से अगर वो सांसद चुन करके आया है तो सिर्फ इतने ही एरिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन जो व्यक्ति राज्यसभा में सांसद चुन करके आते हैं वो एरिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वो राज्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा में सांसद चुन करके जा रहा है तो किसी यहां पे संसदीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वो पूरे राज्य का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। इसीलिए राज्यसभा के लिए जब इलेक्शन होता है उस कंडीशन में यहां पे एक चीज चेंज हो जाएगी, उस राज्य के निर्वाचन नामावली में किसी भी जगह पे किसी भी संसदीय क्षेत्र में आपका नाम हो जाएगा तो भी आप वहां पे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में एक डिफरेंस याद रखेंगे। मैं एक स्टेटमेंट बोलते चलता हूं, आप बताइएगा वो सही है या नहीं है। लोकसभा के लिए इस एरिया को हम नाम देते हैं एक्स। एक्स संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले सांसद के लिए उस क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में नाम होना जरूरी है या नहीं है? कोई व्यक्ति इस एरिया से लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहता है, इस एरिया के निर्वाचन या वोटर लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस पूरे छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, क्या उसको राज्य का निवासी होना जरूरी है? राज्य का निवासी होना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, याद रखेंगे। मैंने एक चीज आपको क्या बताया, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है? डायरेक्ट इलेक्शन होने का मतलब क्या है? जनता सीधे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, आप और हम वोटिंग जहां पे बूथ होगा वहां पे जाकर के एक बटन दबा करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन राज्यसभा के लिए कभी चुनाव होते देखा है आपने कि राज्यसभा के लिए कैंप लगाया गया हो, वो वोट के लिए पूरा आपका ईवीएम मशीन आया हो, आप जाके वहां पे बटन दबा के आए हो, ऐसा कभी हुआ है? राज्यसभा के लिए जनरल इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए आपकी तरफ से कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जो भी विधायक होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये विधायक अगर देखते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी हमको इस पॉलिटिकल पार्टी में जरूरत है, राजनीतिक पार्टी में हमको जरूरत है, ऐसी कंडीशन में वो चाहें तो छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी व्यक्ति को, यूपी का हो गया, एमपी का हो गया, या बचे हुए जितने भी राज्य हैं वहां से किसी व्यक्ति को हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन फिर से बोलता हूं, छत्तीसगढ़ की किसी राज्यसभा सीट में किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट में क्या किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है। देश के कहीं भी किसी भी जगह पे अगर वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है वो व्यक्ति यहां पे चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के लिए क्या किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? यहां पे तो कंडीशन और टाइट है, वो व्यक्ति दूसरे संसदीय क्षेत्र में होगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो किसी दूसरे राज्य की तो बात ही नहीं उठती, ठीक है। मतलब इस एरिया में चुनाव लड़ने के लिए इस एरिया में रहने वाला व्यक्ति भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इस एरिया में चुनाव लड़ने के लिए इस एरिया का व्यक्ति भी एलिजिबल नहीं है, तो किसी दूसरे राज्य की तो बात ही नहीं उठती है, ठीक है। तो ये 2-3 कंडीशन है जो कि बाद में अलग अलग समय पे इसको निर्धारित की गई है।
किस अधिनियम के अंदर? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर में। ठीक, चलिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसको आपको लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसको आप चाहें तो एक बार दो बार पढ़ करके आएंगे तो हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।